भारत में जितनी भी मातृशक्ति है, बहनें हैं, खास तौर पर जो शादीशुदा हैं, उनके मन में एक इच्छा, एक आकांक्षा, एक ऐसा भाव अवश्य होता है कि वो सदा सुहागन रहें। और जो भारतीय परंपरा है उसमें आशीर्वाद भी कुछ इसी प्रकार के हैं, जिसमें उन्हें सदा सुहागन रहने, सौभाग्यवती रहने, इस प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते हैं। और जितनी बहनें मुझसे भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने आती हैं, तब वो एक ये प्रश्न अनिवार्य रूप से जरूर पूछती हैं कि आचार्य जी ये बतलाइए कि ये पहले इस धरती से जाएंगे या मैं पहले जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं इनसे पहले ही स्वर्गवासी हो जाऊं। और जब उनको ये पता लगता है कि ऐसा उनकी जन्म पत्रिका में योग है, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक संतोष के भाव जरूर आ जाते हैं। पुरुष इस प्रकार के कोई प्रश्न कभी नहीं पूछता। खैर, तो इस सीरीज के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कब कब किस लग्न में इस प्रकार के योग होते हैं। हालांकि कुंडली हमें अवश्य मिलानी चाहिए, क्योंकि बहुत पुख्ता तौर पर हम कुंडली मिलान के पश्चात ही इस मुद्दे पर किसी विश्लेषण, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। परंतु फिर भी ये जो सदा सुहागन योग की श्रृंखला है, ये बहुत बहुत और बहुत काम की है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज जो श्रृंखला है वो पड़ाव उसका आज आ गया है वृश्चिक लग्न पर। और आज यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो ये एपिसोड आपके बेहद काम का है। आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के बैठिए और कुछ योग, कुछ स्थितियां हम बतला रहे हैं आपको, खास तौर पर सप्तमेश को लेकर के, जो ये निर्धारित करेंगी कि आपकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग अवश्य निर्मित हो रहा है। तो आइए सबसे पहले एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। और इस जो जन्म पत्रिका जो कि 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, वृश्चिक लग्न हो गया ये। 4 स्थितियां आपको नजर आ रही है। लग्न में शुक्रदेव हो, या फिर पंचम भाव में शुक्रदेव हो, या फिर सप्तम भाव में हो, या फिर वो द्वादश भाव में हो। इन चारों ही स्थितियों में यदि कोई भी स्थिति है तो सुनिश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग का निर्माण हो रहा है। क्यों? देखिए, जब भी जीवन साथी की, पति की जो आयु है उसका निर्धारण यदि करना है तो सप्तम भाव से देखा जाता है कि पति जो है उसकी आयु क्या होगी, वो अल्पायु होगा या वो दीर्घायु होगा। और ज्योतिष का जो सिंपल सा सिद्धांत है वो यही है, कुंडली मिलान के समय भी हम देखते हैं कि सप्तमेश यदि स्वग्रही है, सप्तमेश यदि उच्च राशि का विराजमान है, या फिर सप्तमेश अपने स्वयं के घर अर्थात सप्तम भाव को देख रहा है, तो निश्चित रूप से वो जीवन साथी को दीर्घ आयु करने का कार्य करता है, जिसको कि हम ज्योतिष की परिभाषा में सदा सुहागन योग के रूप में देखते हैं। और इसके साथ ही इन स्थितियों के चलते कुछ और भी लाभ निश्चित रूप से बहनों को जरूर मिलते हैं। शुरुआत करते हैं शुक्रदेव के सप्तम भाव में होने की। यदि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्रदेव सप्तम भाव में ही स्वग्रही होकर के अपनी राशि वृषभ में यदि विराजमान है, तो ऐसी बहन को अपने सपनों का राजकुमार जरूर मिलता है पति के रूप में। दूसरा, विवाह के पश्चात उसका भाग्य उदय होता है। जो जो चीजें, जो जो ख्वाहिशें उसकी पूरी अपने मायके में नहीं होती, वो शादी के पश्चात जरूर होती है जब उसको पति का साथ मिलता है। सारी इच्छाओं की उसकी पूर्ति होती है, हर प्रकार से उसको संतुष्टि मिलती है, चाहे वो सुख के साधन हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो भावनात्मक सुख हो। यहां पर बैठे हुए जो शुक्रदेव हैं वो आप देख रहे हैं कि
अपनी जो 7वीं दृष्टि है उससे वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अपने जीवन साथी का बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये अपने छोटे और बड़े सभी प्रकार के निर्णय अपने पति से पूछ करके उसके सानिध्य में लेना ही पसंद करती है। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव यदि 12th हाउस में व्यय भाव में विराजमान हो, तब भी इनके पति को दीर्घायु तो वो प्राप्त करता ही है, प्रदान करता है। साथ ही विवाह के पश्चात इनकी विदेश यात्राएं कई बार होती है, विदेश से किसी न किसी प्रकार का लाभ इनको जरूर मिलता है। इनके जो खर्च हैं वो इनके शौक के पेटे, अर्थात चाहे हम उसको कपड़ों पर, ज्वेलरी पर, ग्लैमर पर, विदेश यात्राओं पर, इन सभी चीजों पर इनका जो खर्च है सकारात्मक रूप से जरूर होता है। और जो इनकी वृद्ध अवस्था है, क्योंकि 12th हाउस से हम उसका भी निर्णय करते हैं, वो भी बहुत ही आनंददायक और आरामदायक जरूर होती है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए और पंचम भाव में वो उच्च राशि के हो जाएंगे, तो इनको शिक्षा इनकी मनमाफिक मिलती है। जिस इंस्टीट्यूट में ये चाहते हैं उसमें इनका एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। पंचम भाव में यहां पर ये इनको प्रेम संबंधी सफलताएं भी अवश्य प्रदान करता है। और विवाह के पश्चात जो प्रथम संतान ही है, वो जो भी इनके मन में है कि मुझे ये होना चाहिए, तो वो प्रथम संतान ही इनको इच्छित संतान जरूर मिल जाती है। और पति को भी यहाँ पर दीर्घायु करने का कार्य शुक्रदेव जरूर करते हैं। यहाँ बैठ करके शुक्रदेव जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो हर एक प्रकार से ये लाभ की स्थिति में रहती हैं। जहां कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सौदा करना होता है, किसी प्रकार की कोई डीलिंग करनी होती है, तो वो हमेशा इनके पक्ष में जरूर होती है, खासतौर पर शुक्र की दशा अंतर्दशा में। आय इनको एक से अधिक स्थानों से अवश्य मिलती है और बड़े भाई बहनों से इनको लाभ अवश्य मिलता है। शुक्रदेव यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में स्वयं विराजमान हो जाएं, तो वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, पति को दीर्घायु करने का कार्य करते हैं। ये स्वयं भी विवेकवान होती हैं। चाहे ये कितना ही पैसा कमा ले, इनके जो पैर हैं वो सदा जमीन पर रहते हैं। ऐश्वर्य, वैभव और जीवन जो है वो भाग्य की एक प्रकार से कहें कि छत्र छाया में ही बीतता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, अब कई लोगों को आप में से थोड़ा सा डाउट होगा, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासुगण हैं, कि शुक्रदेव तो इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। तो साथियों, आप एक सिद्धांत जो है वो गांठ बांध लीजिए। यदि मारक ग्रह भी श्रेष्ठ स्थापना अर्थात अच्छी प्लेसमेंट के साथ में विराजमान है, तो वो अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। इसलिए जिन स्थितियों की चर्चा की गई है वो सुनिश्चित रूप से सदा सुहागन योग का यहां पर निर्माण करते हैं, बशर्ते शुक्रदेव अस्त अवस्था में ना हो। अगर वो अस्त हो गए तो फिर वो रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। उनमें बल हो, ऐसा नहीं कि वो 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, तब फिर वो रिजल्ट आपको प्रदान कैसे कर पाएंगे। और वो किसी प्रकार की जब भी उनकी दशा आएगी तभी वो आपको रिजल्ट प्रदान कर पाते हैं। फिर भी उन सभी बहनों को जिनको जरा भी संशय है कि उनके पतिदेव की आयु कम है, किसी प्रकार का नशे का यदि वो सेवन करते हैं, किसी प्रकार का विकार है यदि उनको, तो उन्हें चाहिए कि पतिदेव का जब भी जन्म दिवस आता है साल में, तो रुद्र अभिषेक का पाठ उनके नाम से स्वयं अपने घर पर जरूर संपन्न कराएं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और पहला ही जो कमेंट है ये पूनम वैष्णव जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी, झाड़ू कौन सी दिशा में रखना चाहिए? देखिए, झाड़ू जो है वो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो आप ये प्रयास करें कि आप उत्तर दिशा की तरफ झाड़ू को रखें।
झाड़ू को दीवार से टिका करके खड़ा आपको नहीं रखना है, सदैव उसको लेटा करके रखें। और प्रयास ये करें कि झाड़ू अगर रखा हुआ है तो घर में आने वाले आगंतुक, मेहमान, किसी अजनबी व्यक्ति को वो नजर नहीं आना चाहिए आसानी से, ऐसे स्थान पर उसको रख जाए। साथियों, अगला कमेंट रूपेश खापेकर जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि कन्या लग्न में जो धनेश है वो शुक्रदेव होते हैं। तो रूपेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट नैन्सी राजपूत जी ने, आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है कि 108 जो है वो नाम यहां पर है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।